नमस्कार दोस्तों, सुपर क्लस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट किया है, तो ज्योग्राफी की सीरीज में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम पूरा डीपली पढ़ते चलेंगे। ज्योग्राफी पूरा जीरो से चल रहा है, ठीक है, जीरो से पूरा हम अंत तक जाएंगे, ठीक है। तो जिनको अगर ज्योग्राफी नहीं आता है वो निश्चिंत रहेंगे, उनको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो हमने भूगोल का परिचय पढ़ा है और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो ज्योग्राफी में मेन जैसे आकाश गंगा आता है, निहारिका आता है, तारामंडल आता है, तो हम सब पहले शब्दावली को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उसका मतलब क्या होता है। तो पहले हम उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा डीपली पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ज्योग्राफी का शायद दूसरा सीरीज है जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बता रखा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति और कुछ जो शब्द हैं जैसे तारामंडल क्या होता है, तारा क्या होते हैं, निहारिका क्या होते हैं, ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं, सबसे पहले जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आकाश गंगा क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने तारा पढ़ा था, तारामंडल पढ़ा था, तो अब उसके आगे पढ़ते हैं आकाश गंगा, जिसको इंग्लिश में गैलेक्सी, GALAXY गैलेक्सी कहते हैं। तो देखिए आकाश गंगा क्या होता है कि हम जानते हैं कि विभिन्न यानी लाखों करोड़ों तारा मिलकर एक तारामंडल का निर्माण करते हैं। एक व्यवस्थित ढंग से तारों का जो समूह होता है उसको तारामंडल कहते हैं। जैसे हम लोगों ने सप्तर्षि नाम सुना होगा, 7 तारों का समूह, वो भी एक तारामंडल है। तो अभी तक के खोज के अनुसार माना जाता है कि टोटल तारामंडलों की संख्या 89, ठीक है। तो आकाश गंगा होता है कि लाखों करोड़ों अनेकों, समझिए अनेकों तारामंडल के समूह को गैलेक्सी कहा जाता है, ठीक है। तो आकाश गंगा किसे कहते हैं? लाखों करोड़ों तारामंडलों के समूह को गैलेक्सी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब तारे हैं, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब यानी अरबों तारे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और एक आकाश गंगाएं में लगभग अरबों तारा हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मंदाकिनी का मतलब होता है कि वैसे तारामंडल का समूह जो मैंने पूरा क्लियर नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि धुंधलापन दिखाई देते हैं, वैसे तारामंडलों का समूह जो धुंधलापन दिखाई देते हैं उनको मंदाकिनी कहा जाता है। तो जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का अपना एक मंदाकिनी है जिसको हम लोग मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला, जिसको हम लोग दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। तो मंदाकिनी क्या है, ये चीज समझ में आ गया आप लोग को कि तारामंडलों का वह समूह जो धुंधलापन दिखाई देता है और पृथ्वी जो हमारी है उसका एक अपना मंदाकिनी है। तो जो पृथ्वी की मंदाकिनी है उसको दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए हमारे आकाश गंगा, जो हमारी आकाश गंगा है यानी कि हमारी जो मंदाकिनी है, मान लीजिए कि ये हमारी मंदाकिनी है, इसी में कहीं पृथ्वी होगी। तो इसका अगर सबसे जो नजदीकी मंदाकिनी है ना, यानी कि जो सबसे नजदीकी आकाश गंगा है इसकी, इसका नाम है देवयानी। इंग्लिश में इसको एंड्रोमेडा कहा जाता है, ANDROMEDA। इंग्लिश में इसको एंड्रोमेडा कहा जाता है, हिंदी में इसको देवयानी कहा जाता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, हमारी जो आकाश गंगा है उसका सबसे अगर नजदीकी आकाश गंगा आपसे पूछा जाए तो देवयानी है। यानी देवयानी जो है वो मंदाकिनी का सबसे नजदीकी आकाश गंगा है। समझ पा रहे हैं? हमारी जो मंदाकिनी है यानी हमारी जो आकाश गंगा है उससे सबसे नजदीकी अगर आकाश गंगा आपसे पूछा जाए तो देवयानी, जिसको एंड्रोमेडा कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि हमारा जो आकाश गंगा है उसका सबसे नजदीकी आकाश गंगा कौन सा है, तो देवयानी, ठीक है। और 1-2 पॉइंट आप लोग इसमें नोट कर लेंगे कि देखिए
ये भी आकाशगंगा है, यानी कि गैलेक्सी। ये भी गैलेक्सी है, ये भी गैलेक्सी है। नाम अलग अलग दे दिया गया है। जैसे हमारी जो गैलेक्सी है उसको हमारी जो मंदाकिनी है यानी गैलेक्सी जो है उसको हम लोग आकाश दुग्ध मेखला कहते हैं, यानी कि मिल्की वे कहते हैं। एक हमारी आकाशगंगा और है जो सबसे नजदीकी है, यानी हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीकी आकाशगंगा देवयानी है, जिसको एंड्रोमेडा कहा जाता है। तो वैसे ही देखिए, जब आकाशगंगाओं का समूह होता है, यानी कि व्यवस्थित ढंग से 2, 4, 5 मिनिमम तीन आकाशगंगाओं के समूह को क्लस्टर, CLUSTER क्लस्टर कहा जाता है। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, किसी चीज का गुच्छा। तो जब हमारे आकाशगंगाओं का जो गुच्छा होता है उसको क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए ध्यान रखिएगा कि आकाशगंगाओं को के समूह को, छोटा समूह को क्लस्टर कहा जाता है। अब यही आकाशगंगाओं का अगर बड़ा समूह हो जाता है, यानी कि जो आकाशगंगाएं हैं उनका एक बड़ा समूह हो जाता है, तो उसको सुपर क्लस्टर कहा जाता है। SUPER, सुपर, CLUSTER, जो हमारे क्लास का नाम भी है ना। यानी आकाशगंगाओं का जो समूह है अगर वो बड़ा हो जाता है, यानी कि ज्यादा आकाशगंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। यानी कि जैसे छोटा, अगर आकाशगंगा का अगर छोटा समूह है तो उसको क्लस्टर कहते हैं। अगर आकाशगंगा का बड़ा समूह हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारे क्लास का भी नाम है, सुपर क्लस्टर। ठीक है, तो सुपर क्लस्टर आप लोगों को पता चल गया कि आखिर सुपर क्लस्टर क्या होता है। चलिए 1-2 पॉइंट और नोट कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे सबसे नजदीकी, चलिए इसको मिटाते हैं पहले। देखिए, अगर हमारा, यानी कि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी से रिलेट करेंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पृथ्वी यानी कि हमारे सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, हमारे सबसे नजदीक का तारा तो सूर्य है। ठीक है, अगर पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा पूछा जाए तो सूर्य है। अगर सूर्य के बाद दूसरा तारा पूछा जाए कि सूर्य के बाद दूसरा सबसे नजदीकी तारा कौन है, तो इसको प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, अगर हमारा सबसे नजदीकी तारा पूछा जाए तो सूर्य, और दूसरा सबसे नजदीकी तारा पूछा जाए तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, अगर आपसे सबसे चमकीला तारा पूछ दिया जाए तो एक तो हमारे नजदीक का जो सबसे चमकीला तारा है वो तो सूर्य है। अगर दूसरा पूछ दिया जाए तो आप याद रखेंगे साइरस। ठीक है, तो साइरस जो इसको इंग्लिश में डॉग स्टार कहा जाता है, DOG, डॉग स्टार। तो अगर सबसे चमकीला आपको तारा पूछ दिया जाए, देखिए सूर्य पहला तो नजदीकी सूर्य हो गया हमारा, दूसरा नजदीकी पूछा जाए तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब साइरस क्या है कि साइरस जो है हमारा तो सबसे नजदीक सूर्य है, तो सबसे चमकीला हमारे लिए सूर्य है। और साइरस जो है, तो साइरस सबसे चमकीला तारा, दूसरा सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। ठीक है, तो आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमारी आकाशगंगा सुपर क्लस्टर हमने बता दिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम तारों का उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, तारों का उत्पत्ति एवं विकास
हमारा हेडिंग रहेगा। समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर तारों का उत्पत्ति कैसे होता है, इनका विकास किस क्रम में होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे हमने आप लोगों को बताया होगा निहारिका के विषय में। कि जब हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ प्लाज्मा गैस से धूल कण ये सब संघनित होकर एक बादल नुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसको हम निहारिका कहते हैं। ठीक है, तो निहारिका हो गया। अब निहारिका के बाद हमारे तारे का निर्माण होता है, तारा। ठीक है, जब निहारिका में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। हाइड्रोजन क्रमतः हाइड्रोजन जो है निरंतर हीलियम में बदलते रहता है, यानी कि हाइड्रोजन कंटिन्यू हीलियम में बदलते रहता है, तो हमारा जो तारा है, तारा का निर्माण होता है। ठीक है, तो तारा में कंटिन्यू हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहते हैं। ठीक है, तारा के पास बहुत ऊर्जा होता है। ठीक है, अब विभिन्न प्रक्रिया के गुजरने के बाद जब इनका ईंधन खत्म होने वाला रहता है, तो ये बन जाते हैं लाल दानव। इंग्लिश में इसको रेड जायंट, GAINT, रेड जायंट कहा जाता है। ठीक है, जब निहारिका में विभिन्न प्रक्रिया होती है तो तारों का निर्माण होता है। ठीक है, अब तारा में बहुत ऊर्जा, यानी कि हाइड्रोजन कंटिन्यू हीलियम में बदलते रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन कंटिन्यू हीलियम में बदलते रहता है, तो विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया के बाद जब उनका ऊर्जा खत्म होने वाला रहता है, जब उनका ईंधन खत्म होने वाला रहता है, तो वो लाल दानों में बदल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए लाल दानों के बाद क्या होता है। अब लाल दानों के बाद दो प्रक्रिया में चलेंगे। ठीक है, पहला प्रक्रिया कि जो सूर्य से 1.44 गुना बड़ा जो सूर्य से 1.44 गुना, देखिए जीवाश्म तारा जो सूर्य से 1.44 गुना छोटा होता है, वो सबसे पहले बदलता है कौन सा, श्वेत वामन में। ठीक है, श्वेत वामन, जिसको इंग्लिश में व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। ठीक है, अब श्वेत वामन क्या है कि श्वेत वामन में तारा का कुछ अंश बचा रहता है, उसके एनर्जी का, उसके ईंधन का कुछ अंश बचा रहता है, तो उसको श्वेत वामन कहते हैं। क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा काम करता है। जब वो पूरा बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, पूरा ईंधन उसका खत्म हो जाता है, पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है उसका, तो वो बन जाता है काला वामन। इंग्लिश में इसको ब्लैक ड्वार्फ कहा जाता है। ब्लैक ड्वार्फ, DWARF, ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले कि जो सूर्य से 1.44 गुना से छोटा है, यानी जो सूर्य के 1.44 गुना से जो छोटा है, उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं ऊपर वाला लाइन में। सबसे पहले नीचे मत देखिए, ऊपर देखिए। जो सूर्य से 1.44 गुना से छोटा है, तो सबसे पहले वो बदलता है क्या चीज में, श्वेत वामन में। श्वेत वामन को इंग्लिश में व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। ठीक है, उसमें क्या कि उसमें तारा का कुछ अंश, तारा के ऊर्जा का, ईंधन का कुछ अंश बचा रहता है, इसलिए उसको व्हाइट ड्वार्फ यानी कि श्वेत वामन कहा जाता है। अब जब उसका बिल्कुल ईंधन समाप्त हो जाता है, बिल्कुल एनर्जी समाप्त हो जाता है, उसका जो काम करना बंद कर देता है, तो उसको कहते हैं हम काला वामन, यानी कि ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है, ये हो गया सूर्य से 1.44 गुना से जो कम रहते हैं, यानी सूर्य के 1.44 गुना से जो कम रहते हैं, वो क्या किस प्रोसेस से गुजरते हैं। तो जो लाल दानव होते हैं वो सबसे पहले श्वेत ड्वार्फ यानी कि व्हाइट ड्वार्फ में बदलते हैं। जो श्वेत वामन होता है उसका दूसरा नाम जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। जीवाश्म, जीव का थोड़ा सा अंश बचा हुआ है ना, तो इसीलिए उसको जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। ठीक, अब श्वेत वामन के बाद वो डायरेक्ट बदल जाता है किसमें, काला वामन में, यानी कि ब्लैक ड्वार्फ में। ठीक है, ये हो गया हमारा जो सूर्य से बड़े हैं 1.44 गुना से, उनका क्रम। अब देखिए जो सूर्य से 1.44 गुना से बड़ा नहीं, छोटा है,
जो छोटा है उनका क्रम हो गया पहले श्वेतवामन फिर काला वामन। अब देखते हैं कि जो सूर्य से 1.44 गुना से बड़ा है, हमने लिख दिया है, आप कंफ्यूज ना होंगे, बोलने में शायद मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, जो सूर्य से 1.44 गुना से छोटा हो तो ये इस प्रोसेस से गुजरेंगे, और जो सूर्य से 1.44 गुना से बड़ा हो वो इस प्रोसेस में गुजरेंगे। अब इस प्रोसेस में सबसे पहले वो अभिनव तारा में बदलेंगे, अभिनव तारा में बदलेंगे। अभिनव तारा को सुपरनोवा या विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो श्वेत वामन है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें थोड़ा सा अंश तारा का बचा रहता है, थोड़ा सा एनर्जी बचा रहता है, इसलिए उसको जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। क्योंकि हम वन लाइनर क्वेश्चन में देखे हैं कि जीवाश्म तारा पूछा हुआ है कि किसको कहा जाता है, तो आप लोग श्वेत वामन ध्यान रखेंगे। चलिए, जो सूर्य से 1.44 गुना से बड़ा है उनको देखते हैं। अभिनव तारा, सबसे पहले वो बदलते हैं अभिनव तारा में। अभिनव तारा को सुपरनोवा या विस्फोटक तारा कहा जाता है, सुपरनोवा या विस्फोटक तारा कहा जाता है। अब जब ये अभिनव तारा में विस्फोट होता है तो विभिन्न प्रकार के तारों का निर्माण होता है। तो इसी में एक अभिनव तारा जब विस्फोट होता है तो एक उसी में से निकलता है न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा। तो देखिए, अभिनव तारा टूट के विभिन्न प्रकार के तारों का निर्माण करता है। अब उसी में एक होता है न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रॉन तारा आगे, जैसे इधर देख रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा। देखिए यहीं पे देखिए, अब न्यूट्रॉन तारा जो है, अब न्यूट्रॉन तारा जब बनते हैं अभिनव तारा के टूटने के बाद, तो न्यूट्रॉन तारा का प्रोसेस क्या होता है कि देखिए, जो 30 बार प्रति सेकंड, 30 चक्कर प्रति सेकंड, जो 30 चक्कर प्रति सेकंड घूम जाता है, यानी कि वैसे तारे जो 30 सेकंड में, सॉरी 1 सेकंड में 30 चक्कर घूम जाते हैं, वैसे तारे जो 1 सेकंड में 30 चक्कर घूम जाते हैं, तो उनको कहा जाता है पल्सर। पल्सर, ठीक है। तो देखिए, ये न्यूट्रॉन तारा से मेनली जो अभिनव तारा विस्फोट होता है तो उसमें से निकलता है एक न्यूट्रॉन तारा। और न्यूट्रॉन तारा में देखेंगे कि जो तारे न्यूट्रॉन तारा से निकले हुए हैं, तो उनमें से जो 1 सेकंड में 30 चक्कर, यानी कि बहुत तेजी से घूमता है, बहुत तेजी से जो घूमता है उसको हम लोग पल्सर कहते हैं। ठीक है, वो भी एक तारा का प्रकार है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्सर क्या है, तो तेजी से घूमने वाला एक तारा है। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा है। ठीक, अब देखिए, अब न्यूट्रॉन तारा दूसरा क्या भाग होता है न्यूट्रॉन तारा का, कि वैसे तारे, न्यूट्रॉन तारे जिसमें एक ही स्थान पर उनका पूरा द्रव्यमान, एनर्जी, सब कुछ यानी संरक्षित हो जाता है एक स्थान पर, यानी कि उनके केंद्र बिंदु पर। ठीक है, वैसे न्यूट्रॉन तारे जिनके एक स्थान पर, एक बिंदु पर, माने असीमित द्रव्यमान, असीमित ऊर्जा, समझिए कि संरक्षित हो जाती है। ठीक, संकेंद्रित हो जाती है, या उनका मृत्यु हो जाता है। वैसे न्यूट्रॉन तारे जिनमें सभी द्रव्यमान एक बिंदु पर संकेंद्रित हो जाते हैं या इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये बदल जाते हैं कृष्ण वीवर में। कृष्ण वीवर को इंग्लिश में ब्लैक होल कहा जाता है, ब्लैक होल। ठीक है, वैसे न्यूट्रॉन तारे जिनके एक बिंदु पर पूरा द्रव्यमान केंद्रित हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो बन जाते हैं किसमें, ब्लैक होल में, यानी कि कृष्ण वीवर में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अभिनव तारा से न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा फिर बदलता है पल्सर में, फिर कृष्ण वीवर में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ एक पॉइंट आया है सूर्य से 1.44 गुना। ठीक है, तो सूर्य से 1.44 गुना, जो सूर्य का मीन्स गुना 1.44 गुना जो है, इसी को कहा जाता है क्या, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा।
ठीक है, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। और चंद्रशेखर थे कौन भाई? तो देखिए ये जो ब्लैक होल है ना, ब्लैक होल, यहाँ पे जो कृष्ण वीवर है, तो ब्लैक होल का सिद्धांत जो दिया था, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने, चंद्रशेखर, ठीक है। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। और यही चंद्रशेखर सीमा जो है सूर्य के 1.44 गुना, इन्होंने ही बताया था कि अगर जो सूर्य के 1.44 गुना से छोटा है वो श्वेत वामन फिर काला वामन में बदलेगा, और जो सूर्य से 1.44 गुना से बड़ा है तो अभिनव तारा, फिर न्यूट्रॉन तारा, फिर पल्सर, क्वेसर, फिर कृष्ण वीवर, इस सब में बदलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि आखिर चंद्रशेखर सीमा क्या है। तो सूर्य का 1.44 गुना, ठीक है। और ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने। अब थोड़ा सा ये कृष्ण वीवर यानी कि ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ब्लैक होल, आखिर ये ब्लैक होल क्यों कहा जाता है? तो देखिए, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा जगह है जहां पर कोई भी प्रकाश अगर आसपास से गुजरती है उसको खींच लेता है, यानी कि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है कि आसपास से कोई भी वस्तु अगर गुजरे उसको वो खींच लेता है अपनी तरफ। ठीक है, प्रकाश भी जाए तो वो वापस रिटर्न नहीं आ जाता, इसको दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो एक अंतरिक्ष में ऐसा जगह है जहां से ना ही कोई प्रकाश, ना ही कोई वस्तु, ना ही कोई भी चीज वापस आ पाता है, उसको वो अपने तरफ खींच लेता है, यानी कि उसके पास इतना गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है जो किसी भी वस्तु को आसपास गुजरने नहीं देता है, आसपास गुजरने पर वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसीलिए उसको ब्लैक होल कहा जाता है, यानी कि कृष्ण वीवर ऐसा जगह। और पता है कि जहां से प्रकाश वापस नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वो वस्तु काला है। नहीं, नॉर्मल बात है कि काला चीज से प्रकाश का रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, यानी कि परावर्तन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इसको कृष्ण वीवर यानी ब्लैक होल कहा गया है, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा कि वहां से लाइट तक भी वापस नहीं आता है, लाइट भी नहीं आ पाता है। आसपास कोई वस्तु आसपास कोई पार्टिकल भी जाता है तो उसको वो अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कृष्ण वीवर कहा गया है। और कृष्ण वीवर का जो यानी कि ब्लैक होल का जो सिद्धांत था वो एस चंद्रशेखर ने दिया है। और एस चंद्रशेखर का जो चंद्रशेखर सीमा है वो सूर्य का 1.44 गुना है। तो आज ज्योग्राफी के सीरीज को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। हम लोग पूरा डीपली एक एक चीज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग को कोई डाउट हो इस सेशन में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।